हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था जॉब एनालिसिस कंसेप्ट एंड प्रोसेस। आज जॉब एनालिसिस में हम फर्दर कुछ और कंटेंट्स को स्टडी करेंगे। जैसे फर्स्ट हम इसमें इंक्लूड करते हैं मेथड्स ऑफ जॉब एनालिसिस। सिंपली हमने पढ़ा था कि जॉब एनालिसिस एक प्रोसेस है जिसमें जॉब एनालिस्ट जॉब से रिलेटेड डाटा को कलेक्ट करता है और उन्हें एनालाइज करता है ताकि ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो एक्टिविटीज़ की जानी हैं उन्हें डिसाइड किया जा सके, उनमें कितना ड्यूटीज़, टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रोवाइड की जानी है वो डिस्क्राइब की जा सके और ह्यूमन रिसोर्स यानी कि जो मैन पावर में फीचर्स इंक्लूड होनी चाहिए उन्हें भी डिसाइड किया जाता है। जैसे कि उनका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। जॉब एनालिस्ट कुछ मेथड को यूज़ करता है जॉब एनालिसिस की प्रोसेस को पूरा करने के लिए। जो हमारा प्रोसेस का सेकंड स्टेप था कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए इसमें हम अलग अलग मेथड को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि इंटरव्यू मेथड, क्वेश्चनियर मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, क्रिटिकल इंसिडेंस टेक्निक, वर्क डायरी जिसे हम लोग मेथड भी कहते हैं, फंक्शनल जॉब एनालिसिस एंड रिकॉर्ड मेथड। वन बाय वन हम इसे डिस्कस करेंगे। जैसे कि फर्स्ट मेथड है हमारा इंटरव्यू मेथड, जो कि एक इम्पोर्टेंट मेथड होता है डाटा को कलेक्ट करने के लिए। इसमें करंट एम्प्लॉयज़ और मैनेजर डाटा को इकट्ठा करते हैं ताकि जॉब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो रिक्वायरमेंट है वो एक्यूरेटली डिसाइड की जा सके। और इंटरव्यू को कंडक्ट करते समय कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है, जैसे कि एम्प्लॉयज़ को, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें इंटरव्यू का ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए और साथ ही वो इसमें एक अपना इंटरेस्ट भी क्रिएट करें ताकि वो अपने टास्क को सही वे में कंप्लीट करें। और इंटरव्यू लेते समय ये बात भी ध्यान में रखी जानी चाहिए कि हमें जॉब से रिलेटेड डाटा में इंटरेस्ट लेना है, ना कि उनके पर्सनल इश्यूज़ में। और एक इंटरव्यू लेते समय एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बनाना जिसमें कैंडिडेट यानी कि अपनी जो बात है वो रखना चाहता है वो एक सही तरीके से रख सके। और हमें लैंग्वेज का भी ध्यान रखना होगा कि इंटरव्यू लेते समय हमारे सामने लैंग्वेज बैरियर ना बने। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चनियर मेथड भी एक अनदर इम्पोर्टेंट मेथड है कलेक्शन करने के लिए इंफॉर्मेशन का। इसमें हम मोस्टली PAQ मीन्स पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चनियर को यूज़ करते हैं, जो कि डेवलप किया है कॉर्मिक, जिनर्थ और मैकम ने 1972 में। फिर से रिपीट करती हूँ मैं इसे, कॉर्मिक, जिनर्थ और मैकम 1972 में इसे डेवलप किया गया। ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है, चाहे हम UGC नेट टीचिंग एग्ज़ाम दें, चाहे हम बैंक का एग्ज़ाम दें, उसमें इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो ऑप्शंस टाइप हमसे पूछे जा सकते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए हम अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी साथ ही कर सकते हैं। तो PAQ 1972 में डेवलप किया गया और इसमें मेज़र किया जाता है जॉब करेक्टरिस्टिक्स को और ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स को। इसमें 195 जॉब एलिमेंट्स को कवर किया जाता है और साथ ही से 5 कैटेगरी में हम सिंपली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है इसमें इनपुट, इंफॉर्मेशन इनपुट मीन्स जो हमारा एम्प्लॉयज़ है वो इंफॉर्मेशन को कहाँ और कैसे गेन कर सकता है। मेंटल प्रोसेस, इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो उनको कैसे एनालाइज करता है, मीन्स उनकी जो एक रीजनिंग पावर है उसको कैसे प्रोसेस में लेकर आता है। नेक्स्ट है वर्क आउटपुट का मतलब है कि जॉब को पूरा करने के लिए, एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए जो इक्विपमेंट्स, जो टूल यूज़ किए जाने हैं वो किस तरह से यूज़ होंगे। और रिलेशनशिप ये कॉन्टैक्ट्स बताता है पीपल के, जो हमारी कंपनी के अंदर हैं और जो कंपनी के बाहर बने हुए हैं। मीन्स रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना, उन्हें डेवलप करना और मेंटेन करके रखना हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट है इसमें जॉब कंटेस्ट मीन्स जिसमें काम किया जाना है। इसमें हम फिजिकल और सोशल कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे जिसमें जॉब को परफॉर्म किया जाएगा। थर्ड हमारा मेन मेथड आता है ऑब्जर्वेशन मेथड।
ये हमारा कहीं ना कहीं एक प्राइमरी बेस बन जाता है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि इसमें ऑब्जर्व किया जाता है हमारे जो एम्प्लॉयज़, करंट में एम्प्लॉयज़ हमारे साथ काम कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को जज करना, और साथ ही कहीं ना कहीं हमारे जो फ्यूचर में जो चेंजेस आने वाले हैं, जो पोजीशंस हम लेकर आने वाले हैं, जैसे कि इसका रीज़न हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंशन होना या उनमें और चेंजेस आना, नई यूनिट को लेकर आना, तो उसमें भी हमारी हेल्प हो जाती है। तो नेक्स्ट मेथड हम इसमें इंक्लूड करेंगे क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक। ये टेक्निक हेल्प करती हैं जब ऑर्गेनाइजेशन में क्रिटिकल इंसिडेंट्स हो जाता है, उसको सोल्व करते हुए हमारे एम्प्लॉयज़ का बिहेव कैसा रहता है, वो किस तरह की एक्सपर्टाइज दिखाते हैं, मीन्स किस तरह की विशेषज्ञता दिखाते हैं, उस टाइम उनके बिहेव को चेक करना, जज करना, जिससे भी हमें इंफॉर्मेशन मिल पाती है कि एम्प्लॉयज़ का बिहेव कैसा रहता है, वो उसको कैसे सोल्व करते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्क डायरी, जिसे हम लोग मेथड भी कहते हैं। इसमें जो हमारा एम्प्लॉयज़ हैं वो जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है उनको डेली रिकॉर्ड करना डायरी में, और साथ ही इसमें इससे जॉब की जो नेचर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसको दी जा रही हैं, ये उससे हमें इन्फॉर्मेशन भी पता लग जाती है कि वो कितना सीरियसली अपने काम को करता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरह से पूरा करता है। नेक्स्ट मेथड है फंक्शनल जॉब एनालिसिस, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं FJA। ये फोकस करता है ऑन एनालाइजिंग टास्क, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय इवेल्युएटिंग द सिग्निफिकेंस, सीक्वेंस एंड रिलेशनशिप ऑफ जॉब टास्क। मीन्स जो हमारी मेन एक्टिविटीज़ की जानी है उसके लिए टास्क, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब को इवेल्युएट करना। तो ये हमारे मेथड थे जॉब एनालिसिस के। आगे हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस जो किया जाता है वो उसको कैटेगराइज भी किया जाता है अलग अलग टाइप्स में। जैसे फर्स्ट हम इसमें इंक्लूड करते हैं टास्क ओरिएंटेड जॉब एनालिसिस। इसका मेन कंसंट्रेशन होता है जॉब की टास्क एंड ड्यूटीज़ कैसे परफॉर्म्ड हो रही हैं, उनसे रिलेटेड डाटा को एनालाइज करना। सेकंड है वर्कर ओरिएंटेड जॉब एनालिसिस। इसमें फोकस किया जाता है एट्रीब्यूट्स एंड क्वालिफिकेशन ऑफ द जॉब होल्डर्स। मीन्स जो काम करने वाला पर्सन है उसमें किस तरह के एट्रीब्यूट्स, किस तरह की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसको फोकस करना। नेक्स्ट है कॉम्पिटेंसी बेस्ड जॉब एनालिसिस। कॉम्पिटेंसी मीन्स क्षमता, looks at the specific competency required to perform a job efficiently like leadership skill, knowledge, behavior। means हमारे जो जॉब होल्डर होंगे हम उनमें किस तरह की स्पेसिफिक जो कॉम्पिटेंसी है जो जॉब को पूरा करने के लिए रिक्वायर्ड होंगी उनको ध्यान में रखते हैं, जैसे कि मैन पावर में लीडरशिप स्किल, उनकी नॉलेज, उनका बिहेव, इनसे रिलेटेड डाटा एनालाइज करना। नेक्स्ट मेथड आता है हाइब्रिड जॉब एनालिसिस। इसमें मोस्टली दो एलिमेंट्स को यूज़ किया जाता है। फर्स्ट इसमें टास्क ओरिएंटेड एलिमेंट्स मीन्स जॉब एलिमेंट्स, और सेकंड एलिमेंट है वर्कर एलिमेंट्स। जॉब एनालिसिस जब किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में उसमें सिर्फ ड्यूटीज़ और टास्क ही नहीं, मोस्टली जब इस प्रोसेस को यूज़ किया जाएगा, मेथड को यूज़ करेंगे डाटा को इकट्ठा करने के लिए, उनको एनालाइज करने के लिए, तो जॉब एनालिसिस के दो मेन आउटकम निकल कर आते हैं, जो कि फर्स्ट है जॉब डिस्क्रिप्शन और सेकंड है जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन जो डिस्क्राइब करेगा जॉब्स की फीचर को, और जॉब स्पेसिफिकेशन ये डिस्क्राइब करता है या स्पेसिफाई करता है ह्यूमंस एट्रीब्यूट्स को, मीन्स उनके फीचर को, जैसे कि क्वालिफिकेशन, स्किल, नॉलेज, एटीट्यूड, इन सब को जो है वो स्पेसिफाई किया जाएगा, जो ये बताता है कि जो जॉब्स डिसाइड की गई हैं उसमें जो मैन पावर हायर किया जाएगा उसमें किस तरह के फीचर इंक्लूड होने चाहिए। साथ ही जब जॉब एनालिसिस किया जाता है तो उसमें कुछ बैरियर भी होंगे। बैरियर्स में या जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो फेस की जा सकती हैं, जो कि है फर्स्ट इसमें लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट। जब जॉब एनालाइज किया जाता है तो जॉब एनालिस्ट को जब टॉप मैनेजमेंट से किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं मिलता है तब तक हमारा जॉब एनालिसिस की प्रोसेस जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती। लैक ऑफ कोऑपरेशंस फ्रॉम एम्प्लॉयज़, जो हमारे एम्प्लॉयज़
हमारे साथ करंट में बने हुए हैं, या जो जॉब एनालिस्ट को एक कोऑर्डिनेशन चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ से, अपने अलग अलग एम्प्लॉयज़ जो अलग अलग लेवल पर हैं उनसे डाटा को कलेक्शन करने में, तो वो कोऑपरेशन नहीं मिलता है, तब भी ये प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं रहती। लैक ऑफ क्लैरिटी रिगार्डिंग द नीड ऑफ जॉब एनालिसिस, जब जॉब एनालिस्ट को यही क्लियर ना हो कि जॉब एनालिसिस किस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए किया जा रहा है, उसे कोई क्लैरिटी ही नहीं है, तो भी जॉब एनालिसिस प्रोसेस वेस्टफुल रहेगी। बायसनेस ऑफ जॉब एनालिस्ट, जब जॉब एनालिस्ट बायसनेस करता है, अब बायसनेस हो सकती है जैसे ऑब्जर्वेशन के टाइम पर हो सकती है, या क्वेश्चनियर में भी कई बार अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं जब हम उनका रिजल्ट एनालाइज कर रहे होते हैं, क्योंकि एक सब्जेक्टिव प्रोसेस है, आप किस तरह से किस एस्पेक्ट को अंडरस्टैंड करते हो। नेक्स्ट है इसमें यूजिंग ओनली ए सिंगल रिसोर्स ऑफ डाटा, जब डाटा को इकट्ठा करने के लिए सिर्फ हम एक ही सिंगल सोर्सेज को यूज़ करते हैं, तो भी वो हमें एक इफ़ेक्टिव और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एक सोर्स पर डिपेंड ना होकर मल्टीपल सोर्सेज को यूज़ कर सकें। नेक्स्ट है इसमें इनसफिशिएंट टाइम एंड रिसोर्सेज। जॉब एनालिसिस में हमें ना तो बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है और ना ही बहुत ज़्यादा कम, क्योंकि फिर जॉब एनालिसिस एक स्टैंडर्डाइज वे में नहीं हो पाता। तो जॉब एनालिसिस में अगर इनसफिशिएंट टाइम होगा और प्रॉपर रिसोर्स यूज़ नहीं किए जाएंगे, तब भी इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। लैक ऑफ रिवॉर्ड्स और रिकॉग्निशन, जब जॉब एनालिस्ट को जो इस तरह के एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा है, ना तो उसे कोई रिवॉर्ड्स प्रोवाइड किया जाता है, ना कोई रिकॉग्निशन दी जाती है, कोई पहचान दी जाती है, तो उससे भी एक मोटिवेशन नहीं मिलता, और यही कमी हमारे आगे ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर ट्रेनिंग, अगर जॉब एनालिस्ट को या और भी पर्सन इस प्रोसेस में अगर इंक्लूड हैं, अगर वो टाइम पर उनको ट्रेनिंग ना दी जाए, उनको वो टास्क ना सिखाया जाए, तब भी हम अपने जॉब एनालिसिस की प्रोसेस को सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर सकते। आई होप आपको जॉब एनालिसिस का जो टॉपिक है वो क्लियर होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और अगर आपका कोई डाउट रहता है तो उसे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, ताकि मैं आपकी जो प्रॉब्लम है, जो क्वेरीज हैं, वो सोल्व कर सकूं। थैंक यू।